हेलो नमस्कार दोस्तों। जिस तरीके से 2021 के अंदर भारत द्वारा आईटी के रूल्स लाए गए थे, ठीक उसी तरीके से यूरोपियन यूनियन के मेंबर स्टेट और यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट द्वारा एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट किया गया, जिसके आधार पर डिजिटल सर्विस एक्ट जो है वो लेके आया जाएगा। ये डिजिटल सर्विस एक्ट क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव इसके होंगे? तो एक्चुअल में ये एक्ट इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि कई बार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर कई सारे कंटेंट होता है, जैसे यूट्यूब के ऊपर कंटेंट है। अब कौन सा कंटेंट लीगल है, कौन सा कंटेंट इलीगल है, कौन सी इंफॉर्मेशन सही है, कौन सी डिस इंफॉर्मेशन है, उस चीज को निर्धारित करता है यूट्यूब खुद। पर अब यूरोपियन यूनियन के अंदर कुछ कानून, कुछ नियम जो है वो यूट्यूब को गाइड करेंगे। दूसरा कि इस प्लेटफॉर्म को कुछ यूजर फ्रेंडली बनाया जाएगा ताकि यूजर की फंडामेंटल राइट जो है वो प्रोटेक्ट हो। ये इसके ऑब्जेक्टिव है और इस तरीके से डिजिटल सर्विस एक्ट लेके आया जाएगा। ये एक्ट जो है वो अब यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट द्वारा अडॉप्ट किया जाएगा और जब यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट इस एक्ट को अडॉप्ट कर लेगी, उस तारीख से 15 महीने बाद पहला या फिर 1 जनवरी 2024 जो भी बाद में आएगा, उस दिन से ये एक्ट जो है वो इंप्लीमेंट होने लगेगा और उसके बाद में ये एक्ट जो है वो लॉ बन जाएगा। अब ये एक्ट लगेगा किस पे? उन सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर जो छोटे हैं और उन सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर जो बहुत बड़े हैं। मतलब सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर ये एक्ट लगाया जाएगा, चाहे वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हो, चाहे वो डोमेन रजिस्ट्रार हो जो डोमेन देते हैं, डोमेन प्रोवाइडर होते हैं, चाहे वो होस्टिंग सर्विस देने वाले हो जैसे कि क्लाउड सर्विस वगैरह वो वाले, चाहे वो वेरी लार्ज डिजिटल प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो वेरी लार्ज ऑनलाइन सर्च इंजिन हो, उन सब के ऊपर ये एक्ट जो है वो लागू होगा। अब सवाल उठता है ये वेरी लार्ज कौन होगा? क्योंकि क्या किया गया है, जो छोटी कंपनी है उनके ऊपर इतने स्ट्रिंजेंट लॉ नहीं लाके आए गए, बट ये लॉ स्ट्रिक्ट हो जाते हैं वेरी लार्ज प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो कौन सा प्लेटफॉर्म वेरी लार्ज होगा? तो ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके पास में 45 मिलियन से ज्यादा मंथली यूजर आते हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर, ऐसे सारे प्लेटफॉर्म वेरी लार्ज प्लेटफॉर्म के अंदर आएंगे। इन प्लेटफॉर्म के ऊपर डायरेक्ट नजर रहेगी यूरोपियन यूनियन की कमीशन की, और जब भी अगर इन कमीशन के द्वारा ऐसा लगता है कि इन कंपनियों ने कोई भी रूल को तोड़ा है, तो उसके बाद में कमीशन जो है वो इमीडिएटली यहां पर पेनल्टी लगा सकती है इन कंपनी के ऊपर, और ये पेनल्टी 6% ऑफ देयर ग्लोबल एनुअल टर्नओवर तक जा सकती है। मतलब पूरे विश्व के अंदर जितना उस कंपनी का टर्नओवर है उसके 6% तक की पेनल्टी जो है वो लगाई जा सकती है। इतनी ज्यादा पेनल्टी यहां पर लगाने का प्रावधान जो है वो रखा गया है। अब इसके एक्ट के अंदर और क्या क्या चीजें हैं उनको समझेंगे, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसके अलावा रोज सुबह 8 बजे द हिंदू एनालिसिस की क्लास मेरे द्वारा लाइव ली जाती है। आप बिल्कुल से वहां पर मेरे साथ में जुड़ सकते हो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो कल लास्ट डेट है जहां पर आप लोगों को सब्सक्रिप्शन के ऊपर अगर आप कोड यूज करोगे तो आपको 10 नहीं बल्कि 20% तक का डिस्काउंट जो है वो मिलने वाला है। तो जाओ सब्सक्राइब करो, कोड यूज करो SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। ठीक है, अब समझते हैं कि इस एक्ट के अंदर क्या क्या प्रावधान है। सबसे पहला प्रावधान तो लाया गया है इलीगल कंटेंट को हटाने का। मतलब कई बार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर इलीगल कंटेंट होता है, जो डिसइंफॉर्मेशन वगैरह होती है, वो सब उन्हें हटाने की जिम्मेदारी दी गई है इन कंपनियों को, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे गूगल हो, चाहे वो यूट्यूब हो, या कोई भी इंटरमीडिएटरी हो, उसको ये जिम्मेदारी है कि आपको ये कंटेंट हटाना है। अब मान लो उन्होंने कंटेंट हटा दिया, मान लो मेरा कोई यूट्यूब के ऊपर कंटेंट गया, मैं यूरोपियन यूनियन के अंदर हूं और वहां पर से ये एक्ट की वजह से इन्होंने कोई सा मेरा कंटेंट हटा दिया, तो उसके बाद में इनको मेरे को जानकारी देनी पड़ेगी कि किस आधार पर मेरा कंटेंट हटाया है, और मेरे को लगता है कि नहीं ये आधार गलत है, तो उसके बाद में मैं उस चीज को, उनके इस एक्शन को चैलेंज भी कर सकता हूं। मतलब कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी दी गई है और एक व्यक्ति जो है उसके अधिकार को भी यहां पर मेंटेन किया गया है। इतना ही नहीं, कई बार मार्केट प्लेस आप देखोगे जैसे अमेजॉन वगैरह है, वहां पर क्या होता है, एक प्रोडक्ट होता है जिसको मल्टीपल सेलर बेचते हैं। कुछ सेलर जो है वो खराब क्वालिटी का बेचते हैं, कुछ सेलर जो है वो अच्छी क्वालिटी का बेचते हैं। अब मेरे को वो सेलर की इंफॉर्मेशन नहीं रहती है, मेरे को प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन रहती है उसके रिव्यू के अंदर, तो ये समस्या हो जाती है, जिसके कारण से मैं एक इन्फॉर्म डिसीजन जो है वो नहीं ले पाता हूं। इसीलिए यहां पर एक प्रावधान इसका भी डाला गया है कि जितने भी डिजिटल मार्केट है वो कलेक्ट करेंगे और डिस्प्ले करेंगे जानकारी उन प्रोडक्ट की और सर्विस की जो एक सेलर सोल्ड कर रहा है। एक सेलर के जितने भी पुराने सर्विस और प्रोडक्ट है उन सबकी जानकारी जो है वो दिखाई जाएगी, ताकि एक व्यक्ति जो है वो इन्फॉर्म डिसीजन ले सके।
इतना ही नहीं, बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर कई बार क्या होता है, कुछ रिस्क होती है, और वो जो रिस्क है, अगर वो रिस्क थोड़े ज्यादा समय तक चली तो उसकी वजह से नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर एक और यहां पर चीज कही गई है कि आपको अपने रिस्क को एनालाइज करना है और फिर उस रिस्क को रिजॉल्व करना है, जिसके बाद में आपकी इन्हीं हरकतों को हर साल ऑडिट किया जाएगा यूरोपियन यूनियन की कमीशन द्वारा। इतना ही नहीं, कई बार आपने देखा होगा कि किसी वेबसाइट के ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं, और जब वेबसाइट के ऊपर क्लिक करते हैं तो हम लोग जाना कहीं और चाहते हैं और वो वेबसाइट रीडायरेक्ट कहीं और कर देती है। कई बार गलत पॉपअप जो है वो हम लोगों को देखने को मिलते हैं, मतलब जो चीज हम लोग नहीं देखना चाहते वो चीज हमको जबरदस्ती दिखाई भी जाती है। ऐसी चीज ना हो, मतलब इन सारी चीजों को क्या किया गया है, बैन किया गया है। इतना ही नहीं, क्राइसिस के लिए एक अलग से प्रावधान रखा गया है। क्राइसिस के लिए अलग से प्रावधान रखा गया है मतलब आप देखो कि अभी यूक्रेन के अंदर वॉर चला, उस यूक्रेन के अंदर जो वॉर चला, आपको क्या उसकी जानकारी थी? नहीं। तो आपने उसके लिए कहां सर्च किया, आपने उसकी जानकारी कहां से निकाली? इन्हीं डिजिटल प्लेटफॉर्म से, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो गूगल करा हो, विकिपीडिया हो, इन्हीं जगह से आपने जानकारियां जो है वो निकाली और आपने अपना ओपिनियन बनाया। मतलब इन प्लेटफॉर्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है किसी भी क्राइसिस के अंदर। तो इन क्राइसिस के लिए एक प्रोविजन स्पेशल डाला गया है, और ये प्रोविजन केवल क्राइसिस के समय एक्टिव किया जा सकता है बाय द यूरोपियन यूनियन कमीशन, जिसके बाद में क्राइसिस के दौरान में अगर यहां पर ये एक्ट, ये प्रावधान जो है वो एक्टिव हो गया, तो उसके बाद में यूरोपियन यूनियन कमीशन एनालाइज कर पाएगी उस प्लेटफॉर्म का इंपैक्ट ऑन द क्राइसिस और उसके अनुसार एक्शन ले पाएगी। हालांकि ये जो प्रावधान है ये केवल 3 महीने तक ही चल सकता है। इसके अलावा जो छोटे बच्चे होते हैं, कई बार क्या होता है, मतलब टारगेट बेस पे आप देखोगे तो एडवर्टाइज होता है। जैसे आपने कुछ सर्च किया तो उसके आधार पर आपको जो है वो एडवर्टाइज भेजेंगे, जिसके अंदर कई बार आपकी जो वो प्राइवेसी है ना वो ब्रीच की जाती है। माइनर के ऊपर ऐसा नहीं होगा। माइनर के लिए टारगेट एडवर्टाइजिंग बेस्ड ऑन पर्सनल डाटा बैन किया गया है। इतना ही नहीं, कई बार आपको जो आपका YouTube है या Google है वो कुछ इस तरीके के टॉपिक रिकमेंड करता है जो आप पसंद करते हो, वो आपकी सर्च हिस्ट्री के अनुसार होता है, पर किस आधार पर आपको रिकमेंड किया जा रहा है ये अभी तक नहीं बताया जाता है। इस ट्रांसपेरेंसी को यहाँ पर मेंटेन किया गया है और अब बताया जाएगा किस आधार पर आपको ये चीज की जा रही है, कौन सा रिकमेंडेशन आपको किस आधार पर दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, कई बार कई सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर सब्सक्रिप्शन मिलता है, वो सब्सक्रिप्शन को लेना तो बहुत आसान होता है, पर अगर आपको उसका प्रोडक्ट नहीं जमा तो सब्सक्रिप्शन को कैंसिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके लिए भी एक प्रावधान डाला गया है कि जितना सब्सक्राइब करना आसान है उतना ही अनसब्सक्राइब करना भी आसान रहे। ये जो प्लेटफॉर्म है, क्या इस एक्ट की वजह से जितने भी इंटरमीडिएटरी हैं, इंटरमीडिएटरी है मतलब क्या, गूगल है, फेसबुक है, ये सब क्या है, ये एक्चुअल में इंटरमीडिएटरी हैं। इंटरमीडिएटरी है मतलब क्या, मतलब कहीं पे कोई व्यक्ति कंटेंट डालता है, जैसे मैं हूं तो मैंने अपना कंटेंट शेयर करना था तो मैंने अपना कंटेंट बनाया और मेरे को वो कंटेंट आप तक भेजना था। अब वो कंटेंट मैंने आप तक भेजा विद द हेल्प ऑफ अ प्लेटफॉर्म दैट इज अ यूट्यूब, तो यूट्यूब क्या हो गया, इंटरमीडिएटरी हो गया। अब ये जो इंटरमीडिएटरी होते हैं, क्या इस एक्ट की वजह से ये इंटरमीडिएटरी हम लोगों के कंटेंट के लिए लायबल हो जाएंगे क्या? तो ऐसा नहीं है। यहां पर क्या होगा कि ये जो इंटरमीडिएटरी हैं इनको दिया जाता है सेफ हार्बर, मतलब अगर मेरे द्वारा कोई भी इलीगल कंटेंट पेश किया जाता है तो लीगल एक्शन मेरे ऊपर होते हैं, यूट्यूब के ऊपर नहीं होंगे। तो यहां पर सेफ हार्बर जो है वो कंटिन्यू रखा गया। पर अगर मान लो यूट्यूब को पता था, यूट्यूब कंप्लीटली अवेयर था कि कंटेंट मेरा जो है वो इलीगल है और यूट्यूब ने जानबूझ के नहीं हटाया, उस केस में यूट्यूब जो है वो लायबल हो जाएगा। तो इंटरमीडिएटरी ऐसे केस के अंदर लायबल हो जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे SRC10 कमेंट करो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप बिल्कुल से कोड यूज कर सकते हो SRC10। सवाल उठता है सर अनअकैडमी का ही सब्सक्रिप्शन क्यों लेना है? देखो आज के समय 450 से ज्यादा प्लेटफॉर्म जो है वो आपको ऑनलाइन के रूप में दिखेंगे, ऑफलाइन कई सारे अलग प्लेटफॉर्म है, कई सारे प्लेटफॉर्म की अवेलेबिलिटी है, बट आपको इन सब में से बेस्ट चुनना है। तो 3 पैरामीटर्स है जिसके आधार पर आप चूज कर सकते हो। पहला पैरामीटर कि कौन अच्छी फैसिलिटी दे रहा है, दूसरा पैरामीटर कौन अच्छा एजुकेटर दे रहा है, फैकल्टी दे रहा है, तीसरा कि किसका रिजल्ट अच्छा है। इसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है। अनअकैडमी के अंदर यही तीनों चीजें बेस्ट है। अनअकैडमी अगर आप सोचो तो ऑनलाइन में पढ़ाने के लिए इतनी सारी फैसिलिटीज का अरेंजमेंट करता है, तो सोचो कि उन बच्चों को वो कितना फैसिलिटी देता होगा जो उसको पे कर रहे हैं।
नो जस्टिस, एक बार आप फील करो कि आपके जो ऑनलाइन बेस्ट एजुकेटर थे, फेवरेट एजुकेटर थे, आज वो किस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं। नो जस्टिस, जो ऑफलाइन पे आपके फेवरेट एजुकेटर थे, आज वो आपको किस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं, सब अनअकैडमी पे हैं। क्यों है? क्योंकि जहां पर जो बेस्ट है वो आज अनअकैडमी पे है। इतना ही नहीं, अनअकैडमी का रिजल्ट बोलता है, पिछली बार 170 से ज्यादा टॉपर अनअकैडमी से देखने को मिले। मतलब अकेले अनअकैडमी ने 25% तक का रिजल्ट दिया है। हर चौथा बंदा जो था वो अनअकैडमी से था, और ये पूरे यूपीएससी के इतिहास के अंदर पहली बार हुआ है। आज गांव गांव में बच्चा बच्चा जो है वो यूपीएससी के सपने देख पा रहा है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द अनअकैडमी। तो जाओ सब्सक्राइब करो, कोड यूज करो SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।